मैं आपके लिए प्रतिदिन बड़े खुलासे में वो खबरें लेकर आता हूं जो आपको कहीं शायद चैनल पर नहीं मिलेगी। अंदर की खबरें, इनसाइड स्टोरी क्या है, उसके पीछे का सच क्या है, और वो खबर आपके लिए लेकर आता हूं जो किसी अन्य जगह आपको उसका विस्तार नहीं मिलेगा। आपको आज मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से पूरे देश के अंदर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या हैं उनके खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री को सख्त और कड़े निर्देश केंद्र के द्वारा दिए जा चुके हैं। बीएसएफ के साथ तालमेल बिठाया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियां जो सूचना तंत्र है, चाहे वो आईबी हो, चाहे हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा सीबीआई हो, सबके साथ एक कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं। और वो कोऑर्डिनेटर का काम यह है कि राज्य और केंद्र के साथ तालमेल बिठाते हुए पूरी जानकारी जो केंद्र की एजेंसियों के पास आती है वो राज्य तक पहुंचाना, और जो राज्य के पास जानकारी आती है उसको केंद्र तक पहुंचाना, और उसके बाद एक्शन प्लान तैयार करके एक्शन लेना। अब तैयारी हो गई है, चाहे सीएए बीच में विपक्ष ने रुकावट डाली हो, एनआरसी के लिए चाहे विपक्ष चुनौती देता हो कि हम लागू नहीं होने देंगे, लेकिन अब केंद्र के निर्देश पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन सभी राज्यों में यह तय कर दिया गया है कि एक भी घुसपैठिए को अब वहां नहीं रहने दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां तो अब कोई घुसपैठिया रहेगा नहीं। बुलडोजर एक्शन भी होगा, उनको पकड़कर जेल में भी डाला जाएगा, और जो उनकी मदद करने वाले हैं यह भी तय हुआ है कि उस मदद करने वाले नेक्सस का खुलासा होगा और उनको बड़ी सख्त सजा दिलाने के लिए राज्य की सरकारें अब काम कर रही हैं। पुलिस को निर्देश दिए जा चुके हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि चिन्हित किया जा रहा है, दिल्ली में अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, रेखा गुप्ता सीएम बनी है, और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही पुलिस को निर्देश दे दिया। अमित शाह जी के साथ बैठकर जो मीटिंग हुई उसमें तय हो गया कि जो भी यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम है उनको राज्य की सरकार यानी रेखा गुप्ता के साथ मिलकर तय किया जाए, और अब रोहिंग्याओं की पहचान की जाए, उनको बसाने वालों की पहचान की जाए, और जो फर्जी दस्तावेज बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि जब शुरू में कोई व्यक्ति घुसपैठ करके यहाँ आता है तो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, फिर चाहे वो बॉर्डर स्टेट कोई भी हो, वहाँ उनके लिए सबसे पहले किसी निगम पार्षद या किसी विधायक या किसी सांसद की रिकमेंडेशन पर उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाया जाता है। अब ये केंद्र सरकार को समझ में आया कि पहले जो सबसे पहले इन्होंने जो एक ऐसे केंद्र खोल के रखे थे कि कोई भी कंप्यूटर लेकर के बैठता था, और एक रोजगार देने की नीयत से मोदी सरकार ने ये काम किया था कि वो केंद्र खोल दिए गए थे, और वहाँ उन केंद्रों को खोलकर ये तय था कि उसमें आप अपना राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पैन कार्ड वगैरह बनवा सकते हैं, तो उनको कुछ मिनिमम सी फीस मिलती थी। केंद्र सरकार की नीयत ये थी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और उन केंद्रों के जरिए लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन देखने में यह आया कि उनका बहुत बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हुआ। कई बार तो ये चीज़ भी देखने में आई कि शासन प्रशासन के अधिकारियों ने भी इन घुसपैठियों का साथ दिया और फर्जी दस्तावेजों के सहारे उनके राशन कार्ड और आधार कार्ड तक बना दिए। और इसलिए अब केंद्र सरकार ने नियम में परिवर्तन किया है, और अब आपको जो वो केंद्र खुले हुए थे, जो कोई भी कंप्यूटर लेकर के बैठा था और वहाँ पर वो कोई भी आधार कार्ड बना दिया करता था, अब आधार कार्ड अगर आपको बनाना है या उसमें कोई करेक्शन कराना है तो वो पोस्ट ऑफिस में होगा या तो बैंकों में होगा। यानी जिम्मेदार लोगों को अब ये काम सौंपा गया है। अब उसमें इतना नहीं है कि कोई भी आम आदमी जाकर के कोई गड़बड़ी कर सकेगा, क्योंकि जब सरकारी कर्मचारी उसमें उसकी जिम्मेदारी रहेगी तो सोच समझकर गड़बड़ करने का उसके ऊपर चांस है, क्योंकि निगरानी रखी जा रही है। अब ऐसे में आपको बता दें बीएसएफ को भी निर्देश दिए गए हैं, और अभी हाल ही में त्रिपुरा की सीमा में 15 ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने गिरफ्तार किया है। इसी तरह बांग्लादेश से आए हुए, जो बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है पश्चिम बंगाल से, वहाँ के मौलवी बाजार, सुनामगंज, नेत्रकोना, बारिशाल जिले के घुसपैठियों को अब बीएसएफ ने गिरफ्तार किया है। हालांकि वो ये कह रहे थे साहब हम तो गलती से आ गए थे, हम तो वापस जा रहे थे, क्योंकि अभी भी भारत के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां अभी बाढ़ नहीं लगी है।
यानी कांटेदार जो आप देखते हैं बाढ़, वो अभी लगना बाकी है। और ये बहुत असंभव सा काम पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर लगता है, क्योंकि पहाड़ में आप फेंसिंग कैसे लगाएंगे। और इसलिए इसी का फ़ायदा उठाकर घुसपैठिए हमारे देश के अंदर घुसते हैं। लेकिन अब ये तय किया गया है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ इस तरह की फेंसिंग अभी नहीं है, घुसपैठ के चांस ज़्यादा हैं, वहाँ सूचना तंत्र को मजबूत किया जाएगा। और वो चल रहा है, तो ड्राइव चली हुई है। और इसी में नोएडा के अंदर भी उत्तर प्रदेश में ये पुलिस ने कार्रवाई की है। सेक्टर 39 में बाकायदा मददगारों तक पे भी एक्शन हुआ है जो इन फर्जी घुसपैठियों को मदद कर रहे थे। इसके अलावा पिपराइच में रोहिंग्याओं को जब ये पता लगा कि दिल्ली उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको खोज रही है, उनके ऊपर बुलडोजर चल सकता है और उनको उठा के जेल में डाला जा सकता है, या उनको डिपोर्ट किया जाएगा, उनको भेजा जाएगा, तो फिर वो वहीं से रातों रात गायब हो गए। अब वो गए कहाँ हैं ये खोजने का विषय है। लेकिन अब उन्होंने इतना तो तय है कि अब घुसपैठियों को ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अब उनका टिकना असंभव है, और इसीलिए छुपते हुए घूम रहे हैं। और यहाँ ये भी देखने में आया है कि सबका अगर आप राशन कार्ड, आधार कार्ड देखेंगे, पश्चिम बंगाल का कोई ना कोई जिले का उस पर एड्रेस मिलेगा। मैं आपको गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिले का साहिबाबाद क्षेत्र की बात करता हूँ। मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर डिफेंस कॉलोनी है। वो डिफेंस कॉलोनी वायुसेना हिंडन आवास समिति, जो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ से हिंडन एयरबेस, जो कि हमारी एयरफोर्स का एयरबेस है, मात्र 100 गज की दूरी पर है। और उसकी दीवार के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां झुग्गी झोंपड़ी डालकर बैठे हैं। देखने में लगेगा कि जंगल के अंदर कोई ये गुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं, उसी में मिक्स होकर वो वहां बैठे हैं। पुलिस प्रशासन की निगरानी में भी हैं, लेकिन पुलिस कभी एक जगह से भगाएगी तो दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह भगाएंगे तो तीसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि ये उस हिंडन एयरबेस की दीवार के आसपास ही अपना ठिकाना बना रहे हैं। तो क्या भरोसा है कि किसी दिन अंडरग्राउंड सुरंग बना दे कहीं से? कैसे पता लगेगा? पुलिस की हालत यह है कि इंटेलिजेंस वालों को बताओ या पुलिस की जानकारी में तो रहता है, पुलिस की गाड़ियां घूमती हैं, उनको पता है। लेकिन एक ट्रेंड चल रहा है कि वो आते हैं, और जो लोगों ने वहाँ, कुछ ने तो अपनी ज़मीन किराए पर दे रखी है। ऐसे बहुत सारे भोपुरा क्षेत्र के आसपास का एरिया है जहाँ लोगों ने अपनी किराए खाली पड़ी ज़मीन है, उन पर उनका टेंट बसवा दिया और वो कबाड़ी का काम कर रहे हैं, तो उनको किराया आ रहा है। लोग लालच के चक्कर में उनको अपनी ज़मीन दे देते हैं, और पुलिस या कोई प्रशासन का आदमी आए तो कहेंगे साहब हमारे किराएदार हैं। उनके आई कार्ड चेक करो तो आधार कार्ड में उनका एड्रेस मिलेगा पश्चिम बंगाल का। तो एक बड़ी प्रॉब्लम लोकल पुलिस के सामने है। जब तक कि गहनता से उनकी जांच नहीं होगी, तब तक ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है कि ये वास्तव में घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, या ये पश्चिम बंगाल के आए हुए हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, पश्चिम बंगाल से कोई कबाड़ी जिसके पास न रहने को है न खाने को है, वो पश्चिम बंगाल से चलकर, सवाल ये उठता है कि बॉर्डर एरिया जो दिल्ली का है, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, वहीं आके क्यों बसा? और सवाल ये भी है कि वहीं आकर हिंडन एयरबेस की दीवार के पास ही उसे क्यों बसना है? हिंडन एयरबेस की दीवार 100-200 मीटर की दूरी पर है, उनकी झोपड़ी वहीं क्यों डालनी है? तो ये शक के दायरे में आता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और एजेंसियों को भी इस पर ध्यान देना होगा, जो अभी तक नहीं दिया जा रहा है। फेसबुक पर मैंने देखा है कि एरिया के लोगों ने वीडियो डाली है कि वो कबाड़ी वाले तार जला रहे हैं, उससे प्रदूषण फैल रहा है। मुद्दा प्रदूषण और तार का है ही नहीं, मुद्दा है देश की सुरक्षा से जुड़ा। हमारा हिंडन बेस, आज की डेट में वहाँ से कमर्शियल फ्लाइट भी उड़ना शुरू हुए हैं, और ऐसे में कोई भी बड़ी दुर्घटना ये हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे दिल्ली की पुलिस हो, फिर चाहे वो राजस्थान की पुलिस हो, सबको अलर्ट रहना होगा। कौन इनको बसा रहा है, वो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई अगर अपनी वहाँ कहता साहब मैंने तो किराए पे दी है, तो उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, वो तो देखेगा आधार कार्ड में पश्चिम बंगाल, वो कहेगा ठीक है जी ले लो। लेकिन ये पुलिस और लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन देखने में ये आया है कि शासन प्रशासन के लोग इस पर सिरदर्दी नहीं लेते, क्योंकि पुलिस जो एरिया की होती है उनको कुछ ना कुछ मेहनताना उनका मिलता रहता है, और वो उसको लेकर इतिश्री कर देते हैं।
तो कुल मिलाकर एक गंभीर मसला है, लेकिन जिस तरह से अब पूरे देश के अंदर ये ड्राइव चलाई गई है, कठिन काम है। और इस तरह से हो गया है, जैसे कहते हैं ना, एक गांव की कहावत है कि भूस के ढेर में सुई खोजना। बिल्कुल वो कहावत आज रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर फिट बैठती है कि हमारे देश के अंदर लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या ये हमारे देश में घुसपैठ कर चुके हैं, लेकिन वो आज अपना जो इनका समाज है उस समाज के अंदर इस तरह से घुल मिल गए हैं और छुप गए हैं जैसे भूस के ढेर में सुई हो। अब उनको खोज निकालने के लिए बहुत मुश्किल कठिन काम है। कई बार जब दंगा फसाद होता है और ये पकड़े जाते हैं तो लोग उल्टा बीजेपी को घेरते हैं। विपक्ष वालों के पास यही एक तरीका, वो कहते हैं साहब केंद्र में तो 2014 से मोदी की सरकार है, आपने आज तक क्या कार्रवाई करी, आपकी बीएसएफ क्या कर रही है, क्यों नहीं रोक पाई। लेकिन वो बीएसएफ आज रोक रही है, लेकिन जो पहले से आ चुके 2014 के पहले वो जो संख्या देश के अंदर एंटर कर चुकी वो भी 4 करोड़ से ऊपर थी। अब ऐसे में उनके बच्चे हो गए, आगे से उनके बच्चे हो गए और वो यहाँ शादी तक कर लिए, व्यापार कर लिया, कई ने पक्के मकान बना लिए और अब तो उनके पास बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ है। उनके पास जब कोई राजनीतिक दल उनको अपनी वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल करेगा और उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका वोटर कार्ड तक बनवा देगा, तब कोई चेक करने वाला पुलिसकर्मी कैसे चेक कर पाएगा, ये एक टेढ़ी खीर है। तो सोचना उनको चाहिए। और मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से देश के गृह मंत्री को, देश के मोदी जी को कहना चाहता हूं और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी कहना चाहता हूं जो भाजपा शासित राज्यों में राज कर रहे हैं कि भाई आप जब ये पकड़ा धकड़ी करें तो पुलिस से कहो कि वो वहां तक जाएं कि किसके हस्ताक्षर से इनका पहला दस्तावेज बना था। यदि उसमें कोई पार्टी का, राजनीतिक दल का नेता आपको दिखाई देता है, पड़ताल में पता लगता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो निगम पार्षद हो, जब तक उसका जुलूस निकालकर उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। जुलूस निकालने का मतलब है मीडिया में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाए कि फला पार्टी के फला व्यक्ति ने ये रिकमेंड किया था, इसके आधार पे ये फर्जी दस्तावेज बने, तब तक उस नेता को जेल नहीं होगी। राष्ट्रद्रोह में कानून बदलना पड़ेगा। तो मोदी जी, अमित शाह कानून बदलिए कि कोई भी घुसपैठियों की मदद करे, उनको बसाने का काम करे और पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी लगाएं कि आपके क्षेत्र में यदि आपकी जानकारी में थे तो आपने कार्रवाई यदि नहीं की तो आप पे राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई होगी। राष्ट्रद्रोह की धाराओं में नेताओं को भी जेल में बंद करो, उन अधिकारियों को भी जेल में बंद करो जिनके फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर से इनके सर्टिफिकेट बने हैं। अगर ये कानून नहीं बनेगा और कानून का पालन ठीक से कोर्ट में भी नहीं होगा, लंबी लंबी तारीख, कोर्ट कचहरी, 20 साल, तब तक इनके 4 पीढ़ी के बच्चे, 3 पीढ़ी के बच्चे हो चुके होंगे। तो देश में लचर कानून व्यवस्था है, लचर कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। भारतीय दंड संहिता बनाया तो है पर मुझे नहीं समझ में आता उसमें। मैं तो जजों से बात कर रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जजों का कहना यह है कि मोदी सरकार ने जो ये कहा था कि 1960 का हमने आईपीसी एक्ट बदल दिया, ये कर सीआरपीसी बदल दिया, कुछ बदलाव नहीं हुआ है, केवल नाम बदला गया है। इसका मतलब मोदी जी के भी इर्द गिर्द जो कानून के सलाहकार देने वाले लोग हैं, अभी वो चाटुकारों से शायद घिरे हैं, या तो कानून की सही जानकारी उनको देने लायक कोई लोग नहीं हैं वहाँ उनके आसपास। भाई मैं तो देखता हूँ कि अश्वनी उपाध्याय जी को देखता हूँ जो हमेशा कानून की किताब हाथ में रखते हैं, अनेक उन्होंने पीआईएल दाखिल किए हैं और हमेशा कानून की बातें करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को ये मोदी सरकार या योगी सरकार कानून की जानकारी के लिए क्यों नहीं बुलाती है। उनके आसपास कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के कानून बदले, तो नाम केवल बदल दिया, अभी तक उनका इम्पैक्ट कहीं देश के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कोर्ट कचहरी पहले चल रहे थे, जैसे तारीख पे तारीख पहले मिल रहा था, वैसा ही अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन घुसपैठियों को पुलिस पकड़कर अगर थाने में ले भी जाएगी तो कई बार एनजीओ इनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और मानवता की दुहाई देकर हमारे जज साहब भी ये कह देते हैं, देखो जी इनके भी बच्चे हैं, इनको भी भूखा मरने को तो नहीं छोड़ सकते, सर्दी में इनके मकान कैसे तोड़े जा सकते हैं। और इस तरह से कानून का पालन करने वाले और कराने वाले कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर जो बात मामला चुकता है तो वहां भी जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं, जो जज बैठे हुए हैं, वो मानवता की दुहाई देकर इन घुसपैठियों का पक्ष लेते दिखाई देते हैं। ऐसे में ये बाहर हो पाएंगे, इस पर मुझे शंका है।
आपको क्या लगता है, जब तक ये कानून नहीं बदला जाएगा, ये जो इस मानसिकता के जज हैं उनको हटाया नहीं जाएगा, आपको लग रहा है कि ये घुसपैठिए जब पुलिस पकड़ेगी इनको ड्राइव चला रही है तो क्या इनको इनके देश भेजा जा सकेगा, या इस पर कोई कड़ी सजा हो सकेगी, या जिन्होंने फर्जी दस्तावेज इनके बनाए उन पर कुछ एक्शन हो पाएगा? मुझे आशंका है, लेकिन आपकी क्या राय है जरूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये मोदी और अमित शाह तक पहुंचे और उन मुख्यमंत्रियों तक भी पहुंचे जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। वंदे मातरम।